गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, विलयन की डेफिनेशन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। और समांगी मिश्रण जो होता है स्टूडेंट, एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान हो। ठीक है स्टूडेंट, जिसके प्रत्येक भाग का केमिकल कंपोजिशन समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एक ग्लास है और ग्लास में वाटर है, हमने इसमें थोड़ा सा साल्ट डाला NaCl, तो ये एक पारदर्शी विलयन प्राप्त हुआ जिसके प्रत्येक भाग का केमिकल कंपोजिशन समान है। इसे ही विलयन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद विलयन के जो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है विलय जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा होता है विलायक जिसे सॉल्वेंट कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, विलय वह घटक होता है विलयन का जो माइनर अमाउंट में या कम मात्रा में उपस्थित हो या जो घुलता है, तथा सॉल्वेंट वह घटक होता है जो मेजर अमाउंट में उपस्थित हो या जो किसी को घोले, उसे हम विलायक कहते हैं। और विलय प्लस विलायक के मिश्रण को ही स्टूडेंट विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के प्रकार के बारे में। स्टूडेंट, विलयन के जो प्रकार हैं उसमें दो क्राइटेरिया हैं। पहले नंबर पे विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है तनु विलयन, दूसरे पर है सांद्र विलयन, तीसरे पर है संतृप्त विलयन, चौथे पर है असंतृप्त विलयन, और 5वें नंबर पे है अति संतृप्त विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तनु विलयन वह होता है जिसमें विलय की मात्रा तो कम हो और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है स्टूडेंट, इसे पतला विलयन भी कहते हैं। सांद्र विलयन वह होता है जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा हो जाए और विलायक की मात्रा कम हो जाए, उसे सांद्र विलयन कहते हैं या गाढ़ा विलयन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये बीकर है दो, इसमें वाटर है और इसमें भी वाटर है। अगर इसमें NaCl की जो मात्रा है, ए लिटिल बिट ऑफ साल्ट है, ए लिटिल बिट यानी कि कम मात्रा में है, माइनर है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा पतला बनेगा, इसे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। अगर NaCl हमने जो साल्ट डाला है एज ए सॉल्यूट के रूप में, तो ए लॉट ऑफ साल्ट हो, अगर ये ए लॉट ऑफ साल्ट का मतलब अगर मेजर अमाउंट में हो, मेजर अमाउंट में हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे सांद्र विलयन या गाढ़ा विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन या गाढ़ा विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है संतृप्त विलयन। क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक निश्चित ताप पर विलायक में यदि विलय की अधिकतम मात्रा या मैक्सिमम मात्रा घुली हो तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। एक निश्चित, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे संतृप्त कहते हैं, यानी धाप गया, यानी और ज़्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती विलयन में, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त यानी कि अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली है, लेस देन रिक्वायर अमाउंट,
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे, यानी और ज़्यादा मात्रा घोली जा सकती है, गुंजाइश है। और अति संतृप्त में यानी कि अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा घुली हुई है, एक्स्ट्रा मात्रा घुली हुई है, तो उसे हम असंतृप्त, अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसे हम 3 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि इसमें 100 ml पानी है, तीनों बीकरों में 100 ml पानी लिया है हमने और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। 100 ml पानी तीनों बीकरों में, वाटर है, इसमें हमने NaCl मिलाया 36 ग्राम NaCl। अगर 36 ग्राम से कम है तो ये असंतृप्त हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट 36 ग्राम है और उसमें विलय की मात्रा 36 ग्राम से कम है, तो यह असंतृप्त हो जाएगा। 36 ग्राम से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, 36 ग्राम से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा अति संतृप्त, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो पात्र के पैंदे में एकत्रित हो जाएगी क्रिस्टल फॉर्म में पात्र के पैंदे में प्रेसिपिटेट हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, क्योंकि वो 36 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा है। और अगर 36 ग्राम ही है, मैक्सिमम अमाउंट है NaCl 100 ml वाटर में, तो वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, 5 तरह के 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा क्राइटेरिया है विलायक की भौतिक अवस्था। ठीक है स्टूडेंट, 3 प्रकार के विलयन हैं, उन्हें भी फिर 3 सब डिवाइडेड किया है। पहले नंबर पे है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। पहला नंबर है गैसीय विलयन, दूसरा है, इसको फिर सब डिवाइड किया गया, इनको भी फिर आगे डिवाइड किया गया है। दूसरा है द्रवीय विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। स्टूडेंट, यहां विलायक की भौतिक अवस्था गैस ही होगी। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो और विलय गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक की भौतिक अवस्था गैस होगी, उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे। जैसे 2 गैसों का मिश्रण, एग्जाम्पल O2 प्लस में N2, या 2 गैसों का मिश्रण। द्रव है, द्रव घुली हुई, द्रव में घुला, गैस में है द्रव, यानी कि धुंध कोहरा। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा है ठोस, जो है वो द्रव गैस में है, जैसे कि यहाँ पर धुआं या कपूर जो है वो नाइट्रोजन गैस में है। कपूर सॉलिड होता है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, नाइट्रोजन गैस स्टेट में विलायक है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद द्रवीय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो, उसे हम द्रव विलयन कहेंगे। इसे भी 3 भागों में सब डिवाइड किया गया है। वही विलय गैस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। एक बार गैस विलय और द्रव विलायक है तो इसमें सोडा वाटर या पेप्सी वगैरह, सोडा वाटर द्रव का द्रव में, जैसे पानी में अल्कोहल C2H5OH दोनों लिक्विड हैं। द्रव में ठोस हो, जैसे कि शर्करा सॉलिड है, ये जल में हो। ठीक है स्टूडेंट। विलायक की भौतिक अवस्था केवल द्रव होगी। उसके बाद ठोस विलयन, विलायक की भौतिक अवस्था ठोस ही होगी स्टूडेंट, और विलय गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। एक बार जब विलय गैस हो और विलायक ठोस हो तो ये होता है पैलेडियम धातु। एक एग्जाम्पल है, पैलेडियम सॉलिड है, मेटल है, धातु है,
और इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है स्टूडेंट। ये अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेता है, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कर लेता है पैलेडियम धातु अपनी सरफेस पर, अपने आयतन से 900 गुना ज़्यादा आयतन। एक बार द्रव घुली हुई है सॉलिड में, द्रव विलय है और सॉलिड यहाँ पर विलायक है, जैसे कि पारा सोने में, पारा लिक्विड है सोने में, या पारा जिंक में, जिंक सॉलिड है, पारा लिक्विड है। उसी प्रकार सॉलिड का सॉलिड में, जैसे कि तांबा सोने में, तांबा यहाँ पर कम है तो विलय होगा, सोना ज़्यादा है तो विलायक होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन के प्रकार बताए थे। उसके बाद स्टूडेंट अब होता है आगे का जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन या यूनिट एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता एवं सांद्रता की इकाइयां। स्टूडेंट सांद्रता क्या होती है? विलायक के इकाई आयतन में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे सांद्रता कहते हैं, और सांद्रता को जिन इकाइयों में व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट उसे सांद्रता के मात्रक या सांद्रता की इकाइयां कहते हैं। इसे दो भागों में डिवाइड किया है सांद्रता के मात्रक को, एक होता है भार आयतन मात्रक और एक होता है भार भार मात्रक। तो पहले हम भार आयतन मात्रक के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सांद्रता के बारे में मैंने बता दिया कि विलायक के इकाई आयतन में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे सांद्रता कहते हैं। पहला यूनिट जो है सांद्रता का भार आयतन मात्रक का है, दूसरा भार भार मात्रक का है। पहले हम भार आयतन मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक, तो वह मात्रक जिसमें विलय को तो भार वाले मात्रक में जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, और विलयन या विलायक को आयतन वाले मात्रक में व्यक्त किया जाता है, जैसे ml, लीटर इत्यादि में, घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। इसमें सांद्रता को निम्न 4 पदों में व्यक्त किया जाता है। पहला होता है मोलरता, दूसरा होता है नॉर्मलता, तीसरा होता है फॉर्मलता और चौथा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मलता यानी कि मोलरता जो है मोल से बना है और मोल होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। मोल का मतलब उसका भार बटे उसका अनुभार, और मोल किसी भी पदार्थ के ग्राम अनुभार के तुल्य मात्रा के बराबर होता है। जैसे NaCl का एक मोल है तो NaCl का एक मोल इसके ग्राम अनुभार के बराबर होगा। जैसे सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम, यानी 58.5 ग्राम NaCl के एक मोल के बराबर होगा, क्योंकि इसके ग्राम अनुभार के तुल्य मात्रा जो होगी 58.5 ग्राम नमक, उसका एक मोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मोलरता की। तो विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे मोलरता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या, इसे कैपिटल M से शो करते हैं। विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित होती है उसे मोलरता कहते हैं। तो विलय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में अगर आयतन हो, आयतन को वॉल्यूम से शो किया है। और अभी हमने बता दिया विलय के मोल जो होंगे इसका फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी भार अपॉन अनुभार। तो भार को W से व्यक्त करें और मॉलिक्यूलर वेट को MW से, और आयतन को अगर हम लीटर से अगर लीटर में व्यक्त करते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, और अगर मिलीलीटर में व्यक्त करते हैं तो ऊपर हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 लीटर जो होता है स्टूडेंट 1000 ml होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मोल की जगह हमने भार बटे अनुभार लिखा है, नीचे विलयन का आयतन है। अगर लीटर में लिखते हो तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करोगे, ml में शो करते हो तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यानी किसी भी विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे हम मोलरता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4 ग्राम
सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml कर लिया गया। उस विलयन की हमें मोलरिटी या मोलरता ज्ञात करनी है। हमारे पास सूत्र है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी ml में विलयन का आयतन और ऊपर 1000 से गुणा। हमें भार दे रखा है W यानी कि विलय का भार। अणुभार हम इससे निकाल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का एक टोटल 40, तो वेट 4 है, अणुभार 40 है, आयतन 250 ml है, ऊपर 1000 से गुणा किया, 250, 250, 4 एकम 4 और 10, 4/10 का मतलब 0.4। ये इसकी मोलरिटी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मोलरिटी समझ में आ गई। विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे मोलरिटी कहते हैं। सूत्र ये है अपने पास। अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी का, सांद्रता का जो दूसरा पद है नॉर्मलिटी। क्या होता है स्टूडेंट नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी जैसे मोलरिटी होता है ग्राम मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, वैसे ही होता है ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे नॉर्मलता या नॉर्मलिटी कहते हैं। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या स्टूडेंट, जैसे ग्राम मोल आते थे भार बटे अणुभार, वैसे ही ग्राम तुल्यांक होंगे भार बटे तुल्यांक की भार। ठीक है स्टूडेंट, सूत्र है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। स्टूडेंट तुल्यांक जैसे मोल आते थे भार बटे में अणुभार, वैसे तुल्यांक आते हैं भार बटे में तुल्यांक की भार। इसे W से व्यक्त करें और इसे इक्विवेलेंट वेट EW से व्यक्त करें। स्टूडेंट तुल्यांक की भार क्या होता है? परमाणु भार बटे संयोजकता। डेफिनेशन क्या है? किसी भी पदार्थ का वह वजन या वह भार जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से संयोग करे उसे तुल्यांक की भार कहते हैं। दोबारा सुने, किसी भी पदार्थ का वह वजन जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से संयोग करे उसे तुल्यांक की भार कहते हैं। अब स्टूडेंट इससे निकाल लेंगे नॉर्मलिटी को, ऐसे शो करते हैं तुल्यांकों की संख्या की जगह भार बटे में तुल्यांक की भार। विलयन का आयतन अगर ml में शो करते हो तो वही ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है स्टूडेंट, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये विलय के हैं स्टूडेंट, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह आ गया भार बटे तुल्यांक की भार। जैसे मोलों की संख्या की जगह भार बटे अणुभार आया था, ठीक वैसे यहाँ पर भार बटे तुल्यांक की भार आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अम्ल का तुल्यांक की भार अलग होता है, क्षार का तुल्यांक की भार अलग होता है स्टूडेंट। जैसे अम्ल H2SO4 है तो इसका तुल्यांक की भार जो होगा वो अणुभार में अम्ल की क्षारकता, अम्ल की तो क्षारकता और क्षार की अम्लता का भाग देते हैं। जैसे क्षारकता क्या होती है कि कोई अम्ल जितने H+ देता है जल में वो उसकी क्षारकता होती है। जैसे ये 2H+ देता है तो इसकी क्षारकता 2 है। अणुभार इससे निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 है तो 2 संख्या 2 है, प्लस में 32 प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 चौक 64, टोटल आ गया 98 इसका अणुभार। तो 98 में हम क्षारकता 2 का भाग दे देंगे तो 49 H2SO4 का तुल्यांक की भार आ जाएगा स्टूडेंट। ये अम्ल का तुल्यांक की भार आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे 4.9 ग्राम H2SO4 है, इसको जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 5 लीटर कर लिया गया तो हमें विलयन की नॉर्मलिटी याद करनी है। हमारे पास नॉर्मलिटी का सूत्र है ही, हमें दे रखा है विलय का भार 4.9 ग्राम, H2SO4 विलय है, इसका अणुभार हमने निकाला था 98,
हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 है तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, टोटल किया 98। H2SO4 विलय है तो इसका तुल्यांकी भार अणुभार बटे में अम्ल की क्षारकता, अभी सूत्र बताया था, अणुभार 98 है और H2SO4 2H+ देगा तो 49, इसका तुल्यांकी भार हो गया। नॉर्मलिटी का सूत्र है भार बटे में तुल्यांकी भार विलयन का आयतन ml में ऊपर 1000 से गुणा, लेकिन यहाँ विलयन का आयतन लीटर में स्टूडेंट, वैसे का वैसा ही रख देंगे, भार रख देंगे 4.9, अणुभार रख देंगे, तुल्यांकी भार रख देंगे 49 और विलयन का आयतन लीटर में है स्टूडेंट, तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 1/50 यानी कि 0.02, ये नॉर्मलिटी हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी अगर मान लो कोई क्षार से संबंधित दे रखा है, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो इसका अणुभार बटे क्षार की अम्लता का भाग दोगे स्टूडेंट। अम्लता यानी कोई क्षार जितने OH नेगेटिव देगा, जैसे यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहले अणुभार निकाल लो। मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24, यहाँ ऑक्सीजन OH की होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन 2 हैं तो 16 दूनी 32, हाइड्रोजन भी 2 हैं तो 2, टोटल 58 आ रहा है, तो 58 इसका अणुभार हो जाएगा। क्षार की अम्लता ये कितने OH नेगेटिव दे सकता है, 2 दे सकता है तो 2 इसकी अम्लता है, तो इसका तुल्यांकी भार 29 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नॉर्मलिटी समझ में आ गई। हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी की या फॉर्मलता की। स्टूडेंट, जब किसी विलय का विलायक में या तो संगुणन हो जाए या फिर वियोजन हो जाए, यानी संगुणन का मतलब विलय के बहुत सारे अणु आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसे संगुणन कहते हैं, या विलय के बहुत सारे अणु आपस में अनेकों भागों में टूट जाए तो उसे वियोजन कहते हैं। तो या तो संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए तो उस स्थिति में सांद्रता को फॉर्मलता में व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट। फॉर्मलता को F से व्यक्त करते हैं। फॉर्मलता परिभाषा है विलय के ग्राम सूत्रभारों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। दोबारा सुने, विलय के ग्राम सूत्रभारों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे फॉर्मलता कहते हैं। डेफिनेशन से विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब सूत्रभारों की संख्या की जगह सूत्रभारों की संख्या की जगह क्या आएगा, भार बटे सूत्रभार। ठीक है, तो फॉर्मलिटी है भार वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। V अगर ml में शो करते हो स्टूडेंट तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला निकल के आ गया स्टूडेंट 23। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया स्टूडेंट। अब हम सूत्रभार की बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल C6H5COOH को 1 लीटर बेंजीन में घोला गया है। 1 लीटर बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो इसकी हमें फॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है। तो बेंजोइक अम्ल का संगुणन हो जाता है स्टूडेंट C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र है, और C6H5COOH ये इसका बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से इसके बीच में संगुणन हो जाएगा, यानी 2 अणु कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH का अणुभार निकालना है। तो कार्बन यहाँ पर 6 और 1 7 है, तो 7 को 12 से गुणा करो, क्योंकि परमाणु भार कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन 6 है, 1 से गुणा करो, ऑक्सीजन 2 है तो 16 को 2 से गुणा करो, परमाणु भार 16 है। 12 से 84, 6 प्लस में 16 दूनी 32, ये टोटल आ जाएगा 122। तो 122 इसका बेंजोइक अम्ल का अणुभार है स्टूडेंट, क्योंकि इसके 2 अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका संगुणन हो रहा है। तो सूत्र भार हो जाएगा स्टूडेंट 2 गुणा में अणुभार। ठीक है स्टूडेंट, तो 122 का दुगुना यानी कि 244 इसका सूत्र भार होगा। सूत्र भार बराबर 2 गुणा में अणुभार। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, इसका फॉर्मेलिटी निकालने के लिए। वेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12.2 ग्राम, फॉर्मेलिटी है
12.2 ग्राम। फॉर्मूला वेट यानी सूत्रभार निकाल दिया था हमने, अणुभार का दुगना किया 244 और विलियन का आयतन 1 लीटर में ही है। लीटर में तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10, 122 एकम 122, 122 दूनी 244, तो ये आ जाएगा 1/20। 1/20 का मतलब होता है स्टूडेंट 0.05। ये इसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही जो सांद्रता का चौथा पद है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता डेफिनेशन, विलय के ग्राम भारों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसे W/V% से शो करते हैं। विलय के ग्राम भारों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो उसे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो विलय का भार बटे में विलयन का आयतन ml में और परसेंट निकालनी है तो 100। ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 ml कर लिया गया, तो हमें इसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है। तो W/V%, विलय का भार दे रखा है 20 ग्राम, विलयन का आयतन दे रखा है 250 गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8%। ठीक है स्टूडेंट। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, विलय के ग्राम में वह भार जो विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो उसे वेट वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है स्टूडेंट। आशा करता हूँ जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल केमिस्ट्री लाइन विद योगेश गोस्वामी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।